हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हमने कल अध्याय 16 की शुरुआत करी थी, जिसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का वर्णन है, जिक्र किया गया है। और जो अध्याय 16 है वो धारा 299 से धारा 377 तक विस्तृत है, जिसमें शरीर से संबंधित अपराधों को बताया गया है। जैसा हमने कल पढ़ा था 299 आपराधिक मानव वध या सदोष मानव वध, जिसको इंग्लिश में कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, तथा धारा 300 जिसमें मर्डर या हत्या की परिभाषा थी, उनके अंतर को स्पष्ट किया था बहुत ही सरल भाषा में। साथ में उनके दंड, जो धारा 304 में आपराधिक मानव वध के लिए था और धारा 302 में हत्या के लिए दंड का प्रावधान था। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी देखे थे। साथ में धारा 303 जो संविधान का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक ठहराई गई है, और धारा 304 बी या 304 ख जिसमें दहेज मृत्यु का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। धारा 305, 306, 307, 309, 312 और 310 और 312 ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इनको आपको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, पर सब ऐसा लग रहा होगा कहीं गोले खींच रखे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा मैंने पहले पढ़ा दिया है। हाँ भाई, मैंने पहले पढ़ा दिया था। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं इधर कैमरे के इधर वीडियो रिकॉर्ड करता रहा और उधर जो फ़ोन है उसका मेमोरी फुल हो गया। मैं यहाँ पे बोलता चला गया और कुछ भी फीड नहीं हुआ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इस तरह के स्ट्रगल का सामना दोस्तों करना पड़ता है। तो आप कम से कम इस मेहनत के लिए यार लाइक करो, मैक्सिमम शेयर करो। जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करो। देखो, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए आपसे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को सहानुभूति दो, नहीं। आप मेरी मेहनत के साथ आप भी मेहनत करो, मैं ये चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं धारा 305। जैसा मैंने आपको बताया था कि धारा 305 और 306 इनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। कब किया है इनका जिक्र? जब हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 दुष्प्रेरण अबेटमेंट के बारे में। किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, ये अध्याय 5 में था। और उसमें मैंने एक बात बताई थी, धारा 109 जो दुष्प्रेरण के लिए, अबेटमेंट के लिए दंड का प्रावधान करती है। आप देखेंगे कि जैसे मानो दुष्प्रेरण किसको कहते हैं कि जैसे मैं हूं राम, सामने खड़ा है श्याम और तीसरा है मोहित। तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्या काम किया, शाम को उकसा दिया, भड़का दिया कि मोहित को मार दो, तो मोहित को जान से मार दो। मोहित ने जान से मार दिया, मैंने शाम को बोला कि तुम मोहित को मार दो। शाम ने क्या काम किया, मोहित को मार दिया। तो शाम क्या हुआ, हत्या का अपराधी हुआ यहाँ पे। तो शाम को तो दंड मिलेगा, हत्या की धारा के अंतर्गत दंड मिलेगा। पर मैंने भड़काया, मैंने उकसाया, तो मेरे को भी तो कोई दंड मिलेगा, तो मेरे को भी दंड मिलेगा। पर आईपीसी की किसी भी धारा में छोड़कर 305 और 306 को दुष्प्रेरण के लिए कहीं भी दंड नहीं लिखा है, यानी उकसाने भड़काने के लिए। और कोई भी अपराध होता है, ज्यादातर उसमें केस होता है, कोई ना कोई दुष्प्रेरक होता है, कोई ना कोई उकसाने भड़काने वाला होता है। तो दुष्प्रेरण के लिए कहीं भी दंड नहीं लिखा है, छोड़ के 305 और 306 को, जो आत्महत्या का दुष्प्रेरण है। तो धारा 109 कहती है कि 305 और 306 को तो छोड़ दो, वहां तो मैंने दुष्प्रेरण का दंड बता दिया। पर बाकी के जो अपराध हैं और उनमें दुष्प्रेरण करता है और अपराध हो जाता है, तो दुष्प्रेरक को क्या दंड मिलेगा, ये वाला मामला। जैसे शाम है, शाम ने मार दिया मेरे उकसाने से, तो शाम को तो दंड मिलेगा, पर मेरे को क्या दंड मिलेगा। हत्या के लिए जो दुष्प्रेरण है उसका तो कोई दंड लिखा नहीं है। तो धारा 109 कहती है कि जिन धाराओं में, जिन अपराधों में दुष्प्रेरण के लिए अलग से दंड नहीं लिखा गया है, तो दुष्प्रेरक को वही दंड मिलेगा, उकसाने भड़काने वाले को वही दंड मिलेगा जो अपराध करने वाले को मिला है। यदि अब इस मामले में जब शाम ने मोहित को मार दिया है, वो हत्या का दोषी है और धारा 302 के अंतर्गत उसको मृत्युदंड मिला है, तो हत्या का जो धारा है, हत्या जो है, उसमें दुष्प्रेरण के लिए अलग से दंड नहीं है। तो जब मैंने भड़काया है, तो जो दंड शाम को मिला है मृत्युदंड, वो ही दंड मुझे मिलेगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब बात लेके आता हूं 305 पे और 306 पे। धारा 305 क्या कहती है, शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। यदि कोई व्यक्ति शिशु किसको बोल रही है, धारा 305 शिशु बोल रही है। धारा 305 के अकॉर्डिंग शिशु माना जा रहा है 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को। यदि कोई व्यक्ति शिशु को या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता या भड़काता है, 18 साल से कम आयु का व्यक्ति क्या हुआ, शिशु हुआ,
और उन्मत्त व्यक्ति दूसरा किसको भड़काता है? उन्मत्त व्यक्ति को। उन्मत्त व्यक्ति में दो आ जाते हैं, पागल आ जाते हैं, विकृत चित्त, जिसको हम 84 में पढ़ के आए हैं। और उसके बाद 85 में पढ़ के आए हैं नशे वाले में ना, जो नशा किए हुए हैं, मस्त हैं, मत्त हैं, नशे में चूर हैं। तो अगर इनमें से तीनों में से किसी को भी भड़काता है कि तुम आत्महत्या कर लो, किसी को भी उकसाता है और वे उकसावे में आके, वो बहकावे में आके, उकसावे में आके आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो तो मर गया, वहां तो बात खत्म हो गई। तो जिसने उकसाया है उस व्यक्ति को क्या दंड मिलेगा? उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उस व्यक्ति को या तो मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। धारा 305 क्या कह रही है? शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? आत्महत्या के लिए उकसाता, भड़काता है और वो कर लेता है, तो क्या होगा? वो तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, पर जिसने उकसाया, भड़काया है उसको मृत्युदंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 305 कर रही है। और आपको ये चीज नोट करनी चाहिए कि ये अब तक की चौथी धारा है जिसमें आईपीसी ने मृत्युदंड का प्रावधान किया है। 3 यहां पे लिखी हुई हैं, इन तीनों के बारे में आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे, नहीं तो बात अच्छी नहीं होगी। ठीक है, मैंने सारी धाराएं पढ़ा रखी हैं। धारा 121 में भी मृत्युदंड का प्रावधान है, धारा 132 में भी, धारा 302 में भी और धारा 305 में भी मृत्युदंड का प्रावधान आईपीसी कर रही है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो बात रही 305 वाली शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की। अब नॉर्मल किसी की बात की जाए, कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है, यानी क्या कहता है? भाई तुम मर जाओ, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, लानत है तुम पे, थू है तुम्हारी जिंदगी पे, ऐसे कुछ कहता है तो, और उसको उकसाता, भड़काता कि तुम मर जाओ, आत्महत्या कर लो, रेल के नीचे कट जाओ, पंखे में लटक जाओ, पानी में कूद जाओ, जहर खा लो, आग लगा लो, और वह व्यक्ति उसके उकसावे में आके आत्महत्या कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति है और दूसरा वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहता है? तुम आत्महत्या कर लो, उसको उकसाता है, भड़काता है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है उकसावे में आके, तो जिसने उकसाया है उस व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। उसके बाद हमने धारा 300 में पढ़ा था हत्या। धारा 302 में हत्या का दंड था मृत्युदंड, और उसके बाद धारा 307 कहती है हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर, देखो हत्या किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था, हत्या अचानक से नहीं होती। हत्या क्या होती है? आशय होता है कि मारना है। जैसे मैं हूं या मैं नहीं, मैं क्यों अपराधी बनूं? ए और बी को बनाते हैं। जैसे ए है कोई, और ए ने क्या काम किया? सोच रखा है बी से उसकी दुश्मनी है कि कल भाई वो यहां से गुजरेगा तो उसको मारना है, उसका आशय है उसको जान से मारना है। उसने क्या काम किया? ए ने क्या किया? कट्टा खरीदा, कारतूस खरीदे और पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे चला गया और ठाए से जाके गोली मारी, उसको लगी दिल में या दिमाग में, और वो मर जाता है। यहां पे ए हत्या का दोषी है। पर यदि क्या होता है, ए ने बी के लिए सेम प्लान बनाया जो मैंने आपको बताया, और ए ने जाके ठाए से गोली मारी, और जो गोली थी वो दिल में या दिमाग में लगने के बजाय वो छू कर निकल गई, कंधे से निकल गई, पेट से निकल गई। मतलब कुल मिला के आशय था, मारने का तैयारी थी, हत्या का मतलब यदि वो बी मर जाता तो हत्या होती, और वो वहां पे बच गया, बी वहां पे बच गया, तो यहां पे जो ए है वो हत्या के प्रयास का दोषी माना जाएगा। और हत्या का प्रयास के लिए आईपीसी जिस दंड का प्रावधान करती है वो दंड है आजीवन कारावास। वो दंड है आजीवन कारावास। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यदि आप आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, जिंदगी से परेशान हैं, तो सावधान हो जाइए। आईपीसी की धारा 309 आपको अपराधी साबित कर सकती है यदि आप बच गए। भाई देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी एकदम गिर जाती है, तो कभी भी किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और हमेशा अपने पे विश्वास करना चाहिए, ऊपर वाले विश्वास करना चाहिए, चाहे आप उसे किसी भी नाम, किसी भी रूप, किसी भी गुण से जानते हो, तो कभी भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं धारा 309 आत्महत्या का प्रयास। देखो, आत्महत्या के प्रयास से पहले आत्महत्या के लिए तो आना चाहिए था, आत्महत्या के लिए तो दंड आना चाहिए था। जैसे हत्या थी 302 में, हत्या थी 300 में, और हत्या का प्रयास था 307 में, तो यहाँ पे सीधे 309 में आत्महत्या का प्रयास बोल दिया। भाई इसमें आत्महत्या का प्रयास इसलिए बोल दिया कि यदि किसी ने आत्महत्या कर ली तो बात खत्म हुई, जैसी आराम हो गया, मामला खत्म, तो क्या केस बनेगा, क्या केस चलेगा, कुछ भी नहीं। पर यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, मतलब क्या है कि कोई आदमी अपनी हत्या कर देना चाहता है, अपना सुसाइड कर लेना चाहता है, पंखे से लटक गया,
ट्रेन के सामने कूद गया, जहर खा लिया, नदी में कूद गया और आग लगा ली। और इन सब कंडीशन में जब वो आत्महत्या कर रहा था और मरने वाला था, तो इन सब कंडीशन में वो बच गया, इन सब कंडीशन में बच गया। तो ये जो पूरी स्थिति है वो आत्महत्या का प्रयास कहलाएगी। और आत्महत्या के प्रयास के लिए आईपीसी 309 धारा में 1 वर्ष के कारावास का प्रावधान करती है। मगर इससे संबंधित 2 बहुत महत्वपूर्ण केस हैं। एक केस में धारा 309 को असंवैधानिक ठहराया गया, जबकि उससे कुछ साल बाद एक अन्य केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 309 को संवैधानिक माना। आइए उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक केस था पी रतिनाम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। एक पी रतिनाम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 309 को असंवैधानिक माना। क्यों माना? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनुच्छेद 21 है, संविधान का अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, वो जीवन जीने का अधिकार देता है। आपको पता है कि संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है। और मौलिक अधिकारों में जो दूसरा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 21 अनुच्छेद है वो जीवन जीने का अधिकार देता है। तो इस केस में पी रतिनाम वर्सेस महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 21 है, जो अनुच्छेद 21 है, वो जीवन जीने का अधिकार दे रहा है, तो उसके साथ मरने का भी तो अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार है, जियो। पर वो जब चाहता है कि उसको नहीं जीना है तो वो अपनी मृत्यु कर सकता है, अपना मर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 21 क्या कह रही है, अनुच्छेद 21 क्या कह रही है कि जीवन जीने का अधिकार है, साथ में मरने का भी अधिकार है। और जब मरने का भी अधिकार है तो धारा 309 के अंतर्गत कैसा अपराध, जब मरने का भी अधिकार है और चाहे बच जाता है, आत्महत्या का प्रयास करता है, बच जाता है, तो कैसा अपराध? तो धारा 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और असंवैधानिक है। ये बात पी रतिनाम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में कही। पर उसके कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम कोर्ट का दौर बदला, उसका फैसला बदला। और क्या हुआ? ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 309 से असंवैधानिक होने का टैग हटा दिया, उसको पूर्णतः संवैधानिक माना और कहा कि जो अनुच्छेद 21 है वो जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं उनको नैसर्गिक अधिकार माना गया है। और नैसर्गिक शब्द का अर्थ है प्राकृतिक, मतलब एक व्यक्ति को जीने के लिए प्रकृति जो जो अधिकार देती है उन्हीं को माना गया है नैसर्गिक अधिकार। तो प्रकृति जीने का अधिकार देती है, अपनी इच्छा से मरने का अधिकार कभी नहीं देती। जब प्रकृति चाहती है, जब शरीर छूटता है, पर प्रकृति की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई अपने शरीर को नष्ट कर देना चाहता है तो ये जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है जिसका वर्णन धारा 309 में है तो यह बिल्कुल संवैधानिक है, वो दंडनीय अपराध करता है। क्योंकि कोई भी अधिकार, मौलिक अधिकार जो कोई भी है, वो नकारात्मक नहीं हो सकता है, वो सकारात्मक हो सकता है। इस बात का जिक्र ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उम्मीद है आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। उसके बाद धारा 310 कहती है ठग के बारे में। देखो, आमतौर पे हमारे समाज में जो ठग की परिभाषा है वो ये है कि रुपया ठग के ले गया, पैसा ठग के ले गया, खड़े खड़े पागल बना के चला गया, है ना, होता है, समझते हैं आप, ठग कहते हैं हम। पर आईपीसी के अनुसार, कानून के अनुसार ठग की ये परिभाषा नहीं है। ठग एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ स्पष्ट करती है आईपीसी धारा 310 के अंतर्गत। और क्या कहती है? ठग 2 तरह के माने गए, मतलब 2 कंडीशन है तो ठग है। यदि कोई शिशुओं की चोरी करता है, यदि कोई बच्चों की चोरी करता है, आपने देखा होगा बच्चे चोरी करने के गैंग चलते हैं, महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, बच्चों को उठा के ले जाती हैं, लोग बाइक पे आते हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाई पड़ती है, बच्चों को उठा के साफ हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई गैंग, यदि कोई समूह बच्चों की चोरी करता है तो आईपीसी की धारा 310 के तहत वह ठग माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति लूट करता है, अब आप बात बोलेंगे कि लूट का क्या जिक्र है? लूट का तो जिक्र अगले अध्याय में है, तो आप पूरी बात सुन लीजिए। यदि कोई हत्या सहित लूट करता है, क्या करता है? हत्या सहित लूट करता है। देखो, एक चीज तो होता है कि ए है और बी रास्ते से जा रहा है, उसको बंदूक लगाई, सामान लूट लिया, ये तो हुई लूट नॉर्मल, तो ये संपत्ति से संबंधित अपराधों में अगले अध्याय में चली जाएगी। पर यदि क्या काम किया कि लूट भी लिया और गोली मार दी, लूट भी लिया और चाकू मार दिया, उसको मार भी दिया, तो ये हुई हत्या सहित लूट। तो
आईपीसी की धारा 310 कह रही है यदि कोई व्यक्ति हत्या सहित लूट करता है तो वह ठग है। वो क्या है? ठग है। और कभी कोई जो शिशुओं की चोरी करता है वो भी ठग है। और आईपीसी की धारा 310 ठगी के लिए दंड का प्रावधान कर रही है आजीवन कारावास। उम्मीद करता हूं ये भी धारा आपको समझ में आई होगी, बहुत मजा आ रहा होगा। छोटी छोटी वीडियोस हैं, फटाफट देख डालो, पीछे का रिवाइज करते रहो। हमारे पास पर्याप्त समय है, हम जल्दी ही इस चीज को पूरा कर लेंगे और आपके एग्जाम में आपको पक्का करके भेजूंगा। जो जो सब्जेक्ट बोले हैं वो प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद आखिरी आज की धारा जो हम पढ़ रहे हैं वो है धारा 312। देखो कितना बढ़िया धारा 312, ये पूरा बन गया, रिदम बन गया पूरा यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 312 में क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री का गर्भपात करता है या करवाता है, यदि कोई व्यक्ति गर्भवती स्त्री का गर्भपात करता है या करवाता है तो वह व्यक्ति धारा 312 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और उसको 3 साल का कारावास होगा। अब आप एक बात बोलेंगे कि सर यदि गर्भ है, कोई स्त्री गर्भवती है और उसके बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए, मान लिया बच्चा एबनॉर्मल है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, शरीर के अंग बढ़ नहीं रहे हैं, या कोई डिसइंफॉर्मिटी है, उसको प्रॉब्लम है, वो बच्चा मतलब अपंग है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है, या उस प्रेगनेंसी से उस मदर को प्रॉब्लम है, उसको जान का खतरा है माता को, तब भी गर्भपात करवा देता है तो भी अपराधी माना जाएगा? नहीं, तब अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति माता को, जो गर्भ धारण कर रही है उस स्त्री को, यदि उस गर्भ से प्रॉब्लम है, उससे जान का खतरा है, या वो बच्चा एबनॉर्मल है और तब गर्भपात यानी कि मिसकैरेज करवाता है, अबॉर्शन करवाता है, तो अपराधी नहीं माना जाएगा। पर यदि सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चा भी ठीक है, माता को भी कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी गर्भपात करवाता है तो वह व्यक्ति 3 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। ऐसे ही धारा 312 कह रही है। और इसमें वह स्त्री भी आ जाती है जो स्वयं गर्भपात करती है। यदि कोई स्त्री अपने आप से गर्भपात करती है, मिसकैरेज करती है, अबॉर्शन करती है, तो वह स्त्री भी धारा 312 के अंतर्गत अपराधी मानी जाएगी और उसको 3 वर्ष की सजा दी जाएगी। पर ये चीजें देखो हमारे समाज में प्राय होती रहती हैं, पर ये चीजें दिखाई नहीं देती। ये चीजें दिखाई कब देती हैं? जब बड़े बड़े केसेस में चीजें सामने आती है तो इन चीजों का पता लगता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम चोट के बारे में समझेंगे, हर्ट के बारे में समझेंगे, उपहति के बारे में समझेंगे, जिसको एक है चोट, एक है गंभीर चोट, एक है हर्ट, एक है ग्रीवियस हर्ट। इनके बारे में समझेंगे और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए आपका कोर्स समाप्त कर लेंगे। साथ में आपको हिंदी साहित्य की वीडियो मिल रही थी, पर मैं अभी अपने कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण आपको वो वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आप मुझे लगभग 15 से 20 दिन का समय दीजिए, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा और फिर ताबड़तोड़ क्लासेस आपके पास पहुँचेंगी। 3 से 4 वीडियो रोजाना पहुँचेंगी और आपकी तैयारी को हम बहुत ज़्यादा पुख्ता करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को समझेंगे, सहयोग करेंगे और आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।